नमस्कार। आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज में राज्य व्यवस्था की सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। इस टॉपिक में हम महान्यायवादी से संबंधित जितने भी फैक्ट जो परीक्षा से संबंधित हैं वो सब देखेंगे, और जो भी तथ्यात्मक या एनालिटिकल जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो सब कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलिए देर नहीं करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत का महान्यायवादी। देखिए, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है, भारत सरकार के जो भी वाद या मुकदमे वगैरह होते हैं उनकी जो देख रेख जो करता है सरकार की तरफ से माननीय उच्चतम न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में, वो भारत का महान्यायवादी करता है। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन सा है? तो सर्वोच्च विधिक अधिकारी, सर्वोच्च विधिक अधिकारी जो है आपका, वो भारत का महान्यायवादी है। भारत का महान्यायवादी कौन है आपका? भारत का महान्यायवादी है। सर्वोच्च विधिक अधिकारी जो है भारत का महान्यायवादी है। और भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 76 में है। कौन से में है? आर्टिकल 76 का जो संबंध है महान्यायवादी की नियुक्ति से है। और महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? देखिए, फैसला जो लेती है कैबिनेट कमेटी लेती है, भारत सरकार का कैबिनेट लेता है, लेकिन उसको नियुक्त कौन करता है? इसको नियुक्त जो करता है वो राष्ट्रपति करता। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। इसके पश्चात जो है सर्वोच्च न्यायालय का, और इसकी योग्यता कौन सी होती है? तो नियुक्त जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। उल्लेख जो है इसका अनुच्छेद 76 में है। भारत सरकार का सर्वोच्च सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है। अच्छा, कौन व्यक्ति बनता है भारत का महान्यायवादी? कौन बनता है? इसकी योग्यता क्या होती है? इसकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट, SC मतलब उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता। जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है वही योग्यता महान्यायवादी को बनने के लिए। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होती है? तो कोई भी व्यक्ति या तो हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के रूप में, ठीक है, न्यायाधीश के रूप में काम किया हुआ हो, या आपका 10 साल तक कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में 10 साल तक वकालत की हो उसने। तो या तो 5 साल तक जज रहा हो हाई कोर्ट्स में, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, या 10 साल तक वकालत करी हो एक या एक से अधिक, ठीक है, हाई कोर्ट्स में। तो योग्यता में क्या है आपका? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं वही व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 76, और आपका सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। और यह भारत सरकार का, ठीक है, यह भारत सरकार का, ठीक है, विधिक सलाहकार होता है। यह भारत सरकार का विधिक या कानूनी सलाहकार होता है। कानूनी सलाहकार क्या होता है आपका? कानूनी सलाहकार होता है। भारत सरकार का विधिक या कानूनी सलाहकार होता है। ध्यान रखना है, एक प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे आता, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पद है जो संसद का सदस्य भी नहीं होता और संसद की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी एक ऐसा पद है जो संसद का, महान्यायवादी संसद का सदस्य
नहीं होता, इसके बाद भी वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो संसद का सदस्य न होने के बावजूद भी संसद की कार्यवाही में भाग ले लेता है। लेकिन जो आपका महान्यायवादी है, संसद में जो भी किसी भी बिल को लेकर जो वोटिंग होती है, उस वोटिंग पे अपना मत करने का अधिकार नहीं होता। तो न्यायवादी को संसद में वोटिंग मतलब वोट देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, न्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं होता। एक बार इन सारे तथ्यों को देख लेते हैं। सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है कौन? भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। नियुक्ति कौन करता है इसकी? राष्ट्रपति करता है। योग्यता क्या होती है महान्यायवादी की? उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है वही आपका भारत का महान्यायवादी बनने की योग्यता होती है। ठीक है, भारत सरकार का विधिक या कानूनी सलाहकार होता है। और ठीक है, भारत का महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता। क्वेश्चन ऐसे आ जाता, कौन संसद का सदस्य ना होने के बावजूद भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो संसद का सदस्य नहीं लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अब क्या है? लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकता, वोटिंग का अधिकार महान्यायवादी को नहीं होता। इसके पश्चात अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें, महान्यायवादी का कार्यकाल फिक्स नहीं होता। महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं होता। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो इसका कार्यकाल जो है क्या है? आपका कार्यकाल जो होता है महान्यायवादी का वह निश्चित नहीं है। कार्यकाल क्या है आपका? निश्चित नहीं होता। क्या होता है? ये महान्यायवादी आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो क्या है आपका? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का मतलब ये है, जब दिल करे राष्ट्रपति का अपने कार्यालय से एक आदेश, सिंपल एक एडवाइजरी या आदेश जारी करता है और उस आदेश से महान्यायवादी हट जाता है। महान्यायवादी को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, जैसे कि उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद से महाभियोग की जरूरत होती। तो इसको महान्यायवादी को उसके पद पे से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। बस सिंपल राष्ट्रपति एक आदेश जारी करते हैं और वो अपने पद पर से हट जाते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं जो महान्यायवादी जो होते हैं सरकार के महान्यायवादी पद पर बने रहने के साथ साथ अपनी निजी या प्राइवेट वकालत भी कर सकते हैं। क्या? अपनी निजी या प्राइवेट प्राइवेट वकालत भी कर सकते हैं। निजी या प्राइवेट वकालत भी कर सकते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति अगर भारत के महान्यायवादी पद पर है तो न्यायवादी पद पर बने रहने के निस्बत से वो भारत सरकार के मुकदमे तो लड़ ही सकता है, लेकिन अपार्ट ऑफ दैट उससे अतिरिक्त वह क्या है? अपने प्राइवेट क्लाइंट या प्राइवेट मुकदमे भी देख सकता है। लेकिन कुछ सीमाएं हैं। महान्यायवादी कभी भी सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकता। मतलब महान्यायवादी जब अपने पद पर आसीन हो तो सरकार के मुकदमे तो लड़ता ही है, लेकिन अपने निजी मुकदमे, अपने किसी अन्य क्लाइंट के मुकदमे भी लड़ सकता। लेकिन
उसकी कुछ सीमा, कभी भी वो सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकता जब तक वो महान्यायवादी के पद पर बैठा है। और जो महान्यायवादी है आपका, जो महान्यायवादी है और जो आपका महान्यायवादी है, जो संसदीय समितियां होती हैं, संसदीय समितियां होती हैं, संसदीय समितियों की कार्यवाही में ठीक है भाग ले सकता है। महान्यायवादी एक ऐसा अधिकारी होता है जो संसद की प्लस संसदीय समितियों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वह कभी भी संसद में वोटिंग नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ अगर हम प्रथम महान्यायवादी की बात करते हैं कि हमारे प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो MC सीतलवाड़। कौन? MC सीतलवाड़ जो थे प्रथम महान्यायवादी थे। ठीक है, तो हमने महान्यायवादी के बारे में सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है और जितने भी फैक्ट आए हुए हैं परीक्षाओं में महान्यायवादी से संबंधित, वो सारे हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर अप किए हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।